सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि बरतानिया ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का प्रचार करने वाले नाम नेहाद सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी के एक चैनल को हजारों पाउंड का जुर्माना किया है। जुर्माना भरने के अलावा भारतीय चैनल रिपब्लिक ने मुआफ़ी भी मांगी और ये यकीन दहानी भी कराई कि आइंदा ऐसा घटिया और झूठा प्रोग्राम बरतानिया में नशर नहीं किया जाएगा। झूठी खबरें फैलाने वाला नेटवर्क हो या फिर जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स के ड्रामे, दुनिया में भारत के झूठ का पर्दाफाश करने की पाकिस्तानी कोशिशें रंग ला रही हैं। ये हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। एक और महाज जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत कामयाब दिखाई दे रही है वो अपोजिशन तहरीक से निमटने की हिकमत अमली है, जिसने 11 जमातों के इत्तेहाद को बेबस कर दिया है। सच यह है कि कोरोना वबा के खतरनाक दौर में अवाम की जानों को खतरे में डालकर अपोजिशन सिर्फ सियासत बचाने की कोशिश में है। यह रवैया गैर जिम्मेदाराना नहीं बल्कि मुजरिमाना है, क्योंकि यह जानने के बावजूद कि इसकी दाल नहीं गल रही, अपोजिशन क़यादत जलसे जुलूसों और रैलियों से बाज नहीं आ रही है। लेकिन सच ये भी है कि इस्तीफों की ये जो दौड़ है और इस्तीफों का डराव है या फिर लॉन्ग मार्च और धरने की धमकी है, सारी तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं। जलसों में बड़े बड़े दावे, आर या पार होने के नारे सब खाक में मिलते नजर आ रहे हैं। पीडीएम क़यादत इस्तीफों का ऐलान तो कर चुकी, लेकिन यह ऐलान अब इसके गले की हड्डी बन गया है। हालात यह है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के अपने खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी है। नून लीग में दरार, जेयूआई की कश्ती बीच मंझदार और पीपल्स पार्टी का इस्तीफों वाले मामले पर साथ चलने से इनकार। निशानियां बहुत हैं, लेकिन सिर्फ अक्लमंदों के लिए। जो अक्लमंद हैं और जो अक्लबंद हैं उनका कहें तो वो अब भी इस तहरीक को बंद गली में ले जाने पर तुले हुए हैं। अब खबर यह आई है कि आसिफ जरदारी ने सेनेट इंतखाबात से पहले इस्तीफे देने से रोक दिया है। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा भी रखती है। नून लीग भी इसकी हामी है, यानी इधर इस्तीफों का शोर, उधर ज़िमनी इंतखाबात का शौक। ये क्या ड्रामा है? किसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि इस्तीफे देकर सिंध हुक्म देने और सेनेट से आउट होने पर पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, इसीलिए वो पीछे हट रही है। आज मर्दान जलसे में मरीम नवाज तो पहुंची, बिलावल नजर नहीं आए। जलसे में मरीम नवाज ने तनकीद का निशाना हस्बे मामूल उसे बनाया जिनका नाम लेना भी बकौल उनके उन्हें गवारा तक नहीं, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। मरीम नवाज बार बार ये ताना देती रही हैं कि 2.5 साल बाद इमरान खान कह रहे हैं कि हुकूमत करने की इनकी तैयारी नहीं थी, लेकिन वो ये भूल रही हैं कि 3 बार वज़ारत उज़्मा के मज़े लेने वाले नून लीग के उनके वालिद मोहतरम को भी 5 साल में समझ नहीं आई कि हुकूमत कैसे करनी है। आज वज़ीर-ए-आज़म की तैयारी ना होने के बयान का जायज़ा भी लेंगे कि इनके बयान को गलत क्यों समझा जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत साजी के अमरीकी मॉडल के ख़्वाह क्यों हैं। लेकिन पहले ज़रा नवाज शरीफ साहब क्या कहते रहे वो देखिए। असद खरल साहब, बाबड़ू साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये जो सारा एक सोशल मीडिया पर ये बात शुरू हो गई कि जी इमरान खान ने कहा है कि जी हमें तो शुरू में समझ नहीं आई क्या हो रहा है, अदाद शुमारी सही नहीं बताए जा रहे थे और पहले चीज़ों की सही तरह ब्रीफिंग होनी चाहिए। इस पर ताने के लिए ये तो वो सौगात है। मरीम साहब ने कहा जी देखें ये सौगात लाने वालों को पता लग गया। तो ये जो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन के तीसरी दफ़ा कह रहे हैं कि तीसरी मरतबा जो वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले हैं और इससे पहले कई दफ़ा वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बने जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है। तीसरी मरतबा वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद और कई मरतबा वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने के बावजूद वो ये कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं चलता कि 5 साल किस तरह गुजर जाते हैं और चीज़ें समझने में इतना टाइम लग जाता है और आपका टाइम जो है ख़त्म हो जाता है। इमरान खान साहब ने एक और बड़ा एतराफ़ किया है, बहुत बड़ी बात है जी। उनका अब ये उज़र नहीं चलेगा कि हम सीख रहे हैं, अब परफॉर्म करने का वक्त है, नताइज देने का वक्त है। हमारे सिर्फ 2.25 साल रह गए। तो अच्छा, जोर वैसे इस बात पर था, लेकिन सिर्फ क्लिप कह लें या जो जुमला है वही उठाया गया, वो पहले वाला। अच्छा, अब एक तो ये जो कितना बड़ा एतराफ़ कर रहे हैं और खुले दिल से एतराफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजारतों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की जो उन्होंने हिदायत की है और साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के 2.25 साल बाकी रह गए। अब हमारे पास ये उज़र नहीं है। ये मैंने कभी नहीं सुना कि किसी हुक्मरान ने अपनी कमजोरी, नालायकी, जो इसको ये नाहली जो भी कहते हैं, या अपनी जो परफॉर्मेंस के ऊपर खुद ही क्वेश्चन अराइज किया हो।
और उनका यूज़र नहीं है कि हम सीख रहे हैं, कारकर्दगी दिखाने का वक्त आ गया। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये कोई अपोजिशन नहीं कह रही, वज़ीर आज़म साहब खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। वो खुद अपने गिरेबान के अंदर झांक रहे हैं और खुद एडमिट कर रहे हैं कि अब जो है ये सारा कुछ जो है ये हम किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, और जब तक सारी वजारतें परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकेंगे। किसी भी सियासी जमात को तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का भी उन्हें अदराक हो गया, जबकि पहले वो कंटेनर पे कहते थे एक शैडो कैबिनेट की बातें होती थी। असद उमर साहब पहले से वज़ीर ख़जाना बन गए थे और उसके बाद आते ही वो पिट गए और बाहर से एक बंदा नॉन इलेक्टेड लाना पड़ा। अब मामला ये है कि जो उन्होंने कहा कि हुकूमत में आए तो 3 माह तक मामला समझने में लग गए, जो पावर सेक्टर के अंदर 1.5 साल लग गया, और साथ ही जो इमरान खान से अब नई चीज़ें जो कर दी हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि एक तो उन्होंने कहा है कि मसाइल के अंबार हैं और सरकार जो है उसकी बेबसी की उन्होंने इज़हार किया कि सरकार जो है वो बेबस है। दूसरी जानब उन्होंने अमरीकी जो सिस्टम है उसके वाले से भी उन्होंने बात की कि हुकूमत साजी का मरला वज़ीर अमरीकी जो मॉडल है उसके खां, कभी वो सऊदी मॉडल की तरफ चल पड़ते हैं, कभी वो तुर्की मॉडल की बात करते हैं, कभी वो मलेशियन मॉडल की बात करते हैं, कभी वो रियासत मदीना की बात करते हैं, कभी वो चीनी मॉडल की बात करते हैं। अब वो अमेरिका का जो है पहले भी ये बातें चली। अब जब ये बात आएगी तो ये बात आ जाएगी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ मामला लेके जा रहे हैं इमरान खान साहब, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है, मतलब लिया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि क्यों ना आ सकती, इलेक्शन हुए प्रेसिडेंशियल उनके, और आप देखिए 2 महीने गुजर गए, अभी तक वो सदर जो है उसने हलफ नहीं उठाया। अभी वो ब्रीफिंग्स ले रहा होगा हर जगह के डिपार्टमेंट की। ये वो शख्स है जो पहले नायब सदर रह चुका है जो बाइडन, उसके लिए भी अब क्या हालात हैं, उनका शायद इशारा इस तरफ था। बाबर डोगर साहब, ये जो सारा मामला उठा इसकी क्या वजह है कि इमरान खान साहब कि जी हमारी तैयारी नहीं थी, हमें समझ नहीं आई, क्या वाकई कई जगहों पर चीज़ें छुपाई जाती हैं, सही तरह बताई नहीं जाती? उन्होंने खुद कहा कि पहले हमें बताया गया जी बहरान इस तरह का है, खासतौर पर तवानाई। उन्होंने कहा मुझे रात को नींद नहीं आती, रातों को नींद नहीं आती, इस वजह से ये जो तवानाई बहरान है मुल्क में, ये बिजली का जो मसला है, इसकी वजह से 2000 अरब रुपए से ज़्यादा सर्कुलर डेट। यही नहीं बताया जाता था कि असल में कितना सर्कुलर डेट है क्या नहीं है। कभी बताया जाता है ये फिगर्स है, कभी बताया ये फिगर्स है, वो समझ ही नहीं आई। उसामा साहब, अभी नवाशी साहब ये कह रहे थे कि अगर हमें 10 से 20 साल दे दिए जाएँ तो शायद हम अपनी पॉलिसी जो है उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते। असल इशू ये है कि वो सियासी पार्टियां जो पिछले 30 साल से इक़्तिदार में हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें 10-20 साल मिल जाते तो शायद हम बेहतर परफॉर्म करते, और पहला साल तो पता ही नहीं चलता करना क्या है जी। अब चाहे जाएगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई है, उनको जब वो इक़्तिदार में आई है तो पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता। ब्यूरोक्रेसी जो है वो पिछले कई सालों से यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट थी, ब्यूरोक्रेसी की उनके साथ लॉयल्टीज़ थी। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको कंट्रोल कर लें। हमेशा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हुकूमतों को गलत गाइड करते हैं, गलत डायरेक्शन पे गाइड करते हैं। बेचारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको फिगर्स में उलझाए रखते हैं। तो 1 साल के बाद जब आगे समझ आती है कि ये हमने तो जाना मस्जिद की तरफ था, ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये हमें मगरिब की तरफ लेके जा रही थी। और फिर वो जो वादे किए होते हैं, गवर्नमेंट को सबसे पहले बड़ा प्रेशर ये होता है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा जी हम 100 दिन में ये सारा कुछ कर IMF के पास नहीं जाएंगे हम, अब जब रियलिटीज आती है तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये कहती है कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, रूल लॉ नहीं करते। और ख़ास तौर पे ऐसी गवर्नमेंट जिसको 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है, अलायंस के साथ आई हुई है, तो समझ सब ये 1-1.5 साल तो इस गवर्नमेंट को स्टेबल होने में लग जाता है। चीज़ों का अब देखिए अब पता चल रहा है, और आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। वो ऐसी गवर्नमेंट्स जिनको 2/3 मेजोरिटी मिली, जिनके पास बड़े ही तजर्बाकार किस्म के लोग थे, वो भी नहीं डिलीवर कर सकी, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। 2013 में नवाशी आए, उन्होंने क्या डिलीवर कर लिया। अच्छा बाबर साहब, आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही। अगर खरल साहब यही बात जो कही जा रही, तनकीद की जा रही है इस वक्त हुकूमत पर, बड़ी नाकामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक बिजली का बहरान उस तरह से काबू नहीं हो सका, सर्कुलर डेट है, टैक्स इन्होंने कहा हम बढ़ाएंगे, उस तरह से नहीं बढ़ सका, वो है। सिंध हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, 12.5 साल हो गए। अब PDM में सारी इतनी तजर्बाकार जमाते हैं, इतनी तजर्बाकार, हर एक के पास, अवामी नेशनल पार्टी को ले लें आप फजलुर रहमान साहब को ले लें, उनके पास MMA जब खैबर पख्तूनख्वा उनके पास तजर्बा है, और नून लीग से बढ़कर मियाँ शहबाज शरीफ से बढ़कर किसका तजर्बा होगा। तो सिंध को मॉडल बना दें और ऐसा दिखा दें कि जनाब ये देखें, ये है वो मॉडल,
अब आप पीडीएम को वोट दें और देखें फिर कि ये तहरीक इंसाफ ने तो कुछ किया ही नहीं, जिस तरह जो नवाज सिंध शरीफ हुकूमत साहब ने कौमी कमाल कर असेंबली दिया। के फोरम पे खड़े होकर आज कहा जनाब ये हैं वो ज़राए, जनाबे वाला ये स्पीकर साहब को मैं पेश कर रहा हूँ। वो आज तक हम ढूंढ रहे हैं कि वो ज़राए किधर गए, वो डॉक्यूमेंट किधर से। मामला ये है कि दो चीज़ें हैं, एक होता है समझना, एक समझ ना आना और एक ना समझना। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, सुम्मुन बुकमुन उमयुन वहुम ला यरजिऊन। अब अल्लाह ताला जो तर्जमा में गलत अगर ना आप भी कि मामला ये कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं इनके जो दिलों पे कुफल लगा रहता हूँ, ताले लगा रहता हूँ, उनको मैं समझ नहीं आने देता, ये गूंगे और बहरे हो जाते हैं, इनको समझ नहीं माने, इनकी मत मार देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि 2.5 साल हो गए, ये डोगर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये ब्यूरोक्रेसी बेवकूफ़ बना लेती है। अब इमरान खान साहब को अगर ब्यूरोक्रेसी, मैं नहीं समझता कि उनको बेवकूफ़ बना सकती। इमरान खान साहब को वो वर्ल्ड लेवल के मतलब एक प्लेयर हैं और क्रिकेट होती ही पॉलिटिक्स है। क्रिकेट के अंदर जो एक गेम है ये एक है ही पॉलिटिक्स का नाम, यानी उसके अंदर सारा आपने किस तरह करना होता है, किसको पहले खिलाना है, किसको बाद में खिलाना है, बल प्रॉपर एक इसके अंदर बड़ी बहुत ज्यादा इसमें दाव पेच का काम है। सियासत में यही दाव पेच है उसमें शामिल। तो पूरी दुनिया को उन्होंने फिरा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में वो पढ़े हैं, सारी दुनिया उन्होंने फिरी है। अब ये को बंदा कहे कि इमरान खान साहब को ये बंदा मामू बना दे, मैं इसको मानने को तैयार नहीं। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल वो कह रहे हैं काफी अरसा कुछ शुरू में तो समझ मामला ये है कि 3 माह के बाद अगर उनको समझ आ गई है, ठीक है, 3 माह समझने में लग गए, मान लिया हमने, उसके बाद 1.5 साल उनको पावर सेक्टर में समझने में लग गए। अब आपके 2.5 साल से ज्यादा आपका टेन्योर हो चुका है। अब आपने, चले अच्छी बात है कि आपने खुले दिल से ये तस्लीम कर लिया कि हमारे पास अब ये उज़र नहीं है कि अभी तक हम सीख रहे हैं। बुज़दार साहब तो अभी तक कह रहे हैं ना, उनका तो जो मर्जी कह दें तो चल जाता है, उनको सेहत भी, हालांकि वो पहले तहसील नाज़म भी रहे, सारा कुछ सीख के आए इधर, लेकिन देखिए आ गए। करल साहब, अब ये तो बात हो गई, अब कम से कम ये है कि एक एडमिशन नजर आ रहा है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि पुलिस की तनख्वाहें कम है, हमने बढ़ानी है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम वो सब जो सोचते हैं कर सकें। अल्लाह करे कि वक्त आए कि कह रहे हैं कि पुलिस वालों की, और साथ उन्होंने कहा जी जो लोग इक़्तिदार पे आए उनके पास 2 रास्ते थे, एक था हलाल और डिलीवर करना, दूसरा था लूट मार के हराम। और बड़े बड़े मोहल्लात में और बड़े बड़े मोहल्लात में रहने वालों के साथ वो किस तरह सोते हैं, क्या उनके साथ होता है। तो मोहल्लात में तो आप भी रह रहे हैं, यानी बनी गाला भी तो एक बड़ी एक अंपायर तो है आपकी भी, बेशक वो मोहल्लात और उसका जमीन आसमान का फर्क है, ये तो है। यानी ये जो बनी गाला के एक जंगल के अंदर एक छोटे से 2-3 कमरे बने हैं, लोग समझते हैं कि जाती उम्रा के मोहल्लात से इसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, सिरे महल के मोहल्लात से शुरू कर देते हैं, बिलावल हाउस से कंपेयर करते हैं। जबकि मैं कई दफ़ा गया हूँ वहाँ पे, इत्तेफाक हुआ है उसामा साहब, 3 कमरे हैं टोटल। एक वहाँ पे मरहूम नईमुल हक साहब बैठते थे, एक उसके सामने कमरा जिसके बाहर अक्सर लॉन में बैठे होते हैं इमरान खान साहब, एक उसके साथ उनका बड़ा पैसा कमाया इमरान खान ने क्रिकेट से, 3-4 कमरे हैं वहाँ पर, एक नीचे जाके खेली, वो उनके लिए ज़्यादा मसला नहीं है वैसे, इतना बड़ा घर बनाना उनका था, वो पार्टी का ऑफिस, वो बैठने के लिए कनाडा से एक मतलब एक कॉन्फ्रेंस टाइप है ना, और छोटा सा एक कमरा है बीच में। जितना भी आप घर बनाएं वो बात ठीक है, आपने बनाया कैसे, असल बात ये होती है, इन्होंने क्रिकेट से बना लिया। अब मसला ये है वो जाती उमरा या सरे महल जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका आज तक नहीं पता लगा कि इतनी दौलत किस तरह आई। देर आए दुरुस्त है उसामा साहब, इमरान खान साहब खबर है, समझ रहे हैं कि हमें अब उनको समझ आ गई और वो खुद कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने अभी भी अगर उनको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। कुछ एतराफ किए हैं कि शुरू में चीज़ों की समझ नहीं आई और ये है कि अब हमारे पास कोई उज़र नहीं रह गया, अब हमने परफॉर्म करना है। बाबू डोगर साहब, ये पीडीएम कब मानेगी इस चीज़ को कि उनकी शिकस्त हो गई है, वो भी एतराफ़ कर लें। अब जो खबरें हैं, अब देखिए ना मानना एक चीज़ को और बात है, वरना अब इस्तीफे ले लिए हैं लेकिन अब पेश नहीं करने, इलेक्शन ज़िमनी आ रहे हैं उनमें हिस्सा भी लेना है, अब तो सेनेट में भी हिस्सा लेना है, ये क्या हो रहा है? सामा साहब, ये तो मैं और असद खैल साहब पहले दिन से आपसे कह रहे थे कि ना ये इस्तीफे होने हैं, ना ही धरना होना है। अब देखें ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही हमने धरना देना ही नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल इस्तीफ़ा PMLN ने मौलाना फजलुर रहमान ने मांगा था। इस्तीफ़ों के चक्कर में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी खुद 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। नून लीग पहले ही डिवाइडेड है। राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने वो गोंगलों से मट्टी झाड़ दी कि जनाब इस्तीफ़े तो सभी ने दे दिए, हमारे पास सारे इस्तीफ़े आ गए हैं, ज़रा शो करें, बताएँ मीडिया को टोटल कितने इस्तीफ़े आए हैं, कहाँ हैं, किसने दिए हैं, कोई पता ही नहीं है। चंद एक अरकान ने इस्तीफ़े दिए हैं, अभी तक तो शहबाज शरीफ हमजा शहबाज का इस्तीफ़ा नहीं आया।
अब होना ये उनको पता है कि इस्तीफे नहीं आने, ये बड़ी क्लियर चीज़ है कि अगर इस्तीफ़ों पे सख्ती की तो पार्टी वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। उसका वाहिद हल है कि इसको गोल कर दे जी सभी के इस्तीफ़े आ गए हैं और हम जब मौका आएगा तो दे देंगे स्पीकर को। अब स्पीकर को कैसे देंगे? लॉन्ग मार्च जो है वही खटाई में पड़ गया है। मुझे तो लग रहा है कि अगले 2 महीने में पीडीएम वैसे ही टूट जाना है, सेनेट से पहले पीडीएम खुद ही टूट जाना है और इन्होंने सेनेट के लिए हर एक पार्टी ने अपनी अपनी दौड़ में लग जाना है। ये आप देख लीजिएगा, ये ना मुझे ये कोई धरना शरना होता नज़र आ रहा है, ना इस्तीफे नज़र आ रहे हैं और पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टी को पता चल गया ख़ास तौर पर लाहौर के जलसे के बाद कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, लाहौर के लोग नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग नहीं हैं और ये जो सारे हालात हैं, ये जो हज़ारों को टारगेट कर रहे हैं, उसका पीछे मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक ही है कि हमें नैब से हमारी जान छुड़ाई जाए, नैब से हमें माफ़ी दिलवाई जाए। अच्छा असद खरल साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह कल हमारे चैनल के शो में डॉक्टर फिज़ा के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि जी ये हमने जाना है और वहाँ पर हमने इस्तीफे लेकर आना है। अब फिर तो कह रहे हैं, पहले भी वो प्रोग्राम्स में लिख कर देते रहे पहले धरने के बारे में, जिसका आपने पहले दिन से कह दिया कुछ नहीं बनना, फजलुर रहमान साहब वाला धरना उसमें तो मुफ्ती साहब लिख कर देते रहे कि इस्तीफा हम लेकर आएंगे, मेरे से लिखवा लें। इस्तीफा नहीं, इस दफ़ा कह रहे हैं हम 2 लाएंगे इस्तीफे, इमरान खान का और दूसरा उनके बकौल के जी आप समझते ही हैं कि दूसरा किसका होगा। वो कहते हैं जी इसके बगैर हम उठेंगे ही नहीं। कायरा सब कह रहे हैं कि धरने की तो बात ही नहीं, अगर ऐसी बात हुई तो हम सोचेंगे। फिर JUI कह रही है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जी सबसे बड़ा कार्ड हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफे है। वो किधर है, क्या होना है? आप दोनों की बात दुरुस्त सही, लेकिन ये बातें ये सियासतदान साफ क्यों नहीं कहते? इससे बड़ी एक सुराग से दूसरी मर्तबा नहीं डसता। वही मुफ्ती साहब जो है, वही मुफ्ती साहब है, यही वो कहते हैं ए गोद ए मैदान, ए कोड़ा तो ए मैदान। यही मुफ्ती साहब पहले भी कह चुके, लिख लिख के देते रहे और उनका जितना क्रेडिबिलिटी आपके सामने आ गई। अब मामला ये है कि उसामा साहब इस्तीफे का मामला जो डोगर साहब अभी बात कर रहे हैं, नो डाउट इस्तीफे नून लीग के पास तो लोगों के आए हुए हैं, वो नहीं उन्होंने यूज करने, वो अलग बात है। सर उनकी हैसियत क्या है? लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं। सर उनकी हैसियत क्या है? अच्छा दूसरी बात ये हैसियत, यही मैं बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब जो है उन्होंने, और अभी नवाज शरीफ साहब को इस चीज का अदराक हो गया है। हम तो वैसे यही बात कह रहे थे कि इस्तीफों का तो इनको नुकसान होगा। इनके अपने सीनियर रहनुमा सेंटर इजाज हसन साहब चीख के कह रहे थे कि खुदारा आप किस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो पीटीआई को फायदा देने वाली बात है। अब ये जिमनी इलेक्शन के हवाले से पार्टिसिपेट करने के हवाले से भी तैयार है। अब ये जरदारी साहब ने भी कहा कि सेनेट के इलेक्शन तक तो हमें बिल्कुल इस्तीफे नहीं देने चाहिए। ठीक, नवाज शरीफ साहब भी इस बातों पे आ रहे हैं। 6 साल तक तो फारिग हो जाना। अब जो नैब की बात है, अब राना सनाउल्लाह साहब ने फिर दुर्फतनी एक छोड़ी है। वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें सिग्नल दिया था, इशारा दिया था, जिस तरह फजलुर रहमान साहब कहते हैं मुझे कोई कॉल आई थी कि आप आ जाएं तो बस सारा काम इस्तीफा सारा आपके हाथ में दे देंगे, हुकूमत भी फारिग हो जाएगी, बस आप आ जाएं। तो वो गए, उसके बाद वो बंदे को ढूंढते रहे, वो कॉल करने वाला वो बंदा नहीं नजर आया कहीं, वो अल्टीमेटली मायूस होकर वापस आ गए। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने हमें कहा था कि हम आपको एनआरओ देने के लिए तैयार हैं, हम जो आप चाहते हैं कर लें। अब जो फैसल जवेद साहब हैं वो ये कहते हैं, सेंटर फैसल जवेद साहब कि अपोजिशन ने हमसे तहरीरी एनआरओ मांगा था, हमने इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब को मैं कोट कर रहा हूं, जी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जनाब वो पागल नहीं मान रहा, यानी वो इमरान खान साहब की तरफ इशारा करके, जिस तरह की जुबान है राना साहब की आपको पता ही है, ये मतलब इस तरह की एस्टैब्लिशमेंट तैयार है, इमरान खान नहीं मान रहा। अच्छा नहीं मान रहा, वो तो जारी बात है, पहले इस्माइल भी ये कह चुके हैं, टेलीविजन पर कह चुके हैं। अब मामला ये है कि बीच में मैंने कल भी बात की थी, वो सऊदी अरब वाला लिंक जो आया नेगोशिएशन के वाले, सऊदी अरब के वाले से जो हुसैन नवाज आपको पता है वहाँ पे हिल मेटल स्टेट है, वहाँ पे मिडल ईस्ट में जद्दा के अल खुमरा में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, वहाँ पे इंडियन भी हैं और उनके साथ जो मोहम्मद बिन सलमान है या वहाँ पे जो रॉयल फैमिली उसके कुछ लोग या उनके जानने वाले उनके मुबैना तौर पर बिजनेस पार्टनर हैं या उनके साथ उनके मरासम है। ठीक है, हुसैन नवाज साहब ने एक जुगाड़ लड़ाई और आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो इस मामले में। उन्होंने कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब को किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब ले जाया जाए। अच्छा, इस बात का हमारी एजेंसीज को, इदारों को भुनक पड़ गई। इसके ऊपर जब ये भुनक पड़ी तो जो एम्बेसी की, जो एम्बेसडर की मुलाकात हुई थी इमरान खान से, उससे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने उनको अच्छी खासी सुनाई है अच्छा कि अगर आप हमारे मफरूर और वांटेड और सजा याफ्ता मुजरम जिसकी हवालगी के लिए हम बरतानिया के साथ फटा खड़ा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं,
अगर आप उसको पनाहगाह देंगे तो फिर हम आपको देख लेंगे आपने रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के साथ चलना है या खानदान के साथ चलना है। ठीक है। उस पर उन्होंने माजरत की है। और ये जो पता था जो हुसैन नवाज अच्छा, एक आखिरी बात, ये जो है वो पिट गया है। ये पर्पज क्या था? ठीक है। वहां पे अगर चले जाते, इन्होंने ये इंप्रेशन देना था कि जनाब सऊदिया बीच में आ गया है, अब बस हुकूमत जाने वाली, चंद दिन की मेहमान है और अब हमारी हुकूमत आने वाली है, ताकि अच्छा। पार्टी की जो टूट फूट है उससे भी बचाया जा सके और एक मजीद ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। अच्छा, अब ये सारी जो साजिश है वो आर्मी चीफ ने और इमरान खान साहब ने नाकाम बना दिया है। और सऊदी अरब ने आके जब उनको भांडा पहले फूट गया है, उन्होंने कहा हमने कि ये खबरें ही गलत है। अच्छा। आपको किसी ने बताया ही गलत है, हम तो ऐसे सोच भी नहीं सकते। अच्छा बाबर डोगर साहब, ब्रेक से पहले ये बताएं, ये जो जब ऐलान कर देते हैं इतने बड़े बड़े लीडर्स के इस्तीफे आ रहे हैं, हम जनाब सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, उससे पहले जनाब ये टूट रही है, पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देगी, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, और उसके बाद सब जब आप लोग जो बातें कर रहे थे आज वो खुद एडमिशन की तरफ जा रहे हैं, तो जब भांडा फूटता है तो ये ऐलानात से सियासी साख कितनी मुतासिर होती है, कितनी तबाह होती है। दूसरी बात यही कि JUI की तरफ से मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को मैं कोट करता हूँ, सीनियर आदमी हैं उनके, वो कह रहे हैं जी पहले हमने इस्तीफे इसलिए नहीं ले सके पहले धरने में, वो अब पता लगा हमें कि वो बड़ा भारी पत्थर है हुकूमत को हटाना, इसलिए हम अब 11 मिलकर जा रहे हैं। तो ये एडमिशन है कि ये इस दफ़ा भी इनसे भारी पत्थर उठना नहीं है, ये सब बातें हैं। तो इससे इनको सियासी तौर पर आपके ख्याल में कितना नुकसान होगा इस सब से, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आप कहते रहे ओहो जी ये हो गया था, अच्छा हम तो सेनेट के बाद देंगे, सेनेट के बाद कहेंगे देखी जाएगी, फिर कोई बात कर देंगे, अच्छा जी हालात ऐसे हो गए अब तो ज़रूरत ही नहीं। उसामा साहब, इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो वापस लिया जा रहा है या ये आगे नहीं देंगे, उसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर टूट फूट को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस्तीफ़ों की वजह से जो पार्टीज़ में रिजेंटमेंट आनी थी, बगावत होनी थी, जिस तरह से JUI में एक वाज़ेह बगावत नज़र आई, नून लीग उसको दबाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि राना सिन्हा साहब ने कहा जी सारे इस्तीफ़े आ गए हैं, अब इस्तीफ़ों की ज़रूरत नहीं है और हम देखेंगे कि इनको कब जमा करवाना है, या जमा करवाना भी है या नहीं करवाना। असल इशू ये है कि अगर ये इस्तीफ़े मांगते तो पार्टी के अंदर इसके खिलाफ बगावत हो जाती। बहुत सारे ऐसे MPs MNAs हैं जो किसी सूरत में इस्तीफ़ा देने पर आमादा नहीं है। अच्छा, पार्टी लीडरशिप को भी इस्तीफा देने पर आमादा नहीं। अभी तक कुछ लोगों के इस्तीफे इनके पास नहीं आए या उन्होंने रस्मन दे दिए? अच्छा, इनको एक खबर और भी हुआ, ये खौफ पता किस लिए लाख हुआ है इनको, ये जब पता लगा है कि इस्तीफे अगर हम दे इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे तो इन सीटों पे तो उल्टा PTI के लोग आ जाएंगे, ब्रेक का वक्त है, PTI के लोग आ जाएंगे और हमारा अगला जो चांस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक बात जो हमने लॉयर से भी पूछी, आईनी कानूनी माहिरीन से भी पूछी, सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड उसके बारे में, अब हुकूमत चली गई है सुप्रीम कोर्ट पे, ये क्या माजरा है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला हुकूमत ने जिस तरह से सोचा था और मुशावरत की थी उसके बाद वो ही हुआ है, और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से अब सदर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में राय तलब कर ली गई है। आईनी तौर पर ये इख्तियार हासिल है, हुकूमत ये रिकमेंडेशन भेज सकती है, सदर राय मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की किसी भी आईनी मामले पर, कि इस मामले में अगर वो समझते हैं भाम है या कोई इसमें गुंजाइश है कि चीज़ों को समझना है या बताया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है। अब क्या आइन में गुंजाइश है कि आइनी तरमीम किए बगैर आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम करें और सीक्रेट बैलेट ना हो और शो ऑफ हैंड, यानी हर कोई बताएगा कि वो किसको वोट दे रहा है सेनेट के इलेक्शन में, कि मैं इस शख्स को सपोर्ट कर रहा हूँ सेनेट के इलेक्शन के लिए, वरना सीक्रेट बैलेटिंग पे होता है कि वो जाके जिसको रिकमेंड करना है उसने कर दे। अब ये मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। असद खरल साहब, हमने जब बात की, अली ज़फ़र साहब से भी बात हुई, हमारी इरफान कादिर साहब से बात हुई, इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, अली ज़फ़र साहब बैरिस्टर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी आईनी और कानूनी माहिर हैं। उन दोनों का ये ख्याल था कि ये गुंजाइश बनती नहीं है, सीक्रेट का है कि सारे इलेक्शन सिवाय प्राइम मिनिस्टर के या CM के वो सीक्रेट बैलेटिंग में होंगे। तो अब इसमें फिर ये हुकूमत ने सोच समझ के भेजा होगा, ज़ाहिर है मेरा ख्याल है वजारत कानून से समरी देख कर फिर उसके बाद ही गई होगी। देखिए, अब दो चीज़ें, एक तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानब से दो मुख्तलिफ मज़दार चीज़ें आती हैं। एक जानब उन्होंने तरदीद भी की और एक जानब ये भी बात आ रही है आज भी कि उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत सीक्रेट बैलेट के हवाले, शो ऑफ हैंड, सीक्रेट बैलेट की बजाय शो ऑफ हैंड और मार्च की बजाय फरवरी में इलेक्शन करने के लिए एक आर्डिनेंस जारी कर सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि दानिशमंदाना फैसला ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए।
कि अमेंडमेंट के बगैर क्या ये मामला हम कर सकते हैं, क्या ये कानूनी हो सकता है। मामला ये है कि सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की जो एडवाइस थी उसको इंडोर्स करते हुए आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भेज दिया है। उस रेफरेंस के अंदर जो बयान के मुताबिक जो एक जारी किया गया रेफरेंस में आइन में तरमीम के बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 122 की सब सेक्शन 6 में तरमीम करने पर अदालत उज़्मा की राय मांगी गई है। और ख्याल ये रहे कि उसामा साहब 15 दिसंबर को जो वफाकी हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात फरवरी में करवाने और ओपन बैलेट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का मशावरती दायरा कार जो है उसको लागू करने का ये फैसला किया था, जो कैबिनेट में डिस्कशन हुई और वहाँ पे अटार्नी जनरल ने अपनी इनपुट दी, वज़ीर कानून ने इनपुट दी, बाबर रवान साहब ने और फ़रूक नसीम साहब ने भी, कि ये ऐवान बाला की जो 52 नशिस्तें हो रही हैं जो कि 104 अरकान है सेनेट और 11 मार्च को जो 52 रिटायर हो रहे हैं, तो उस इजलास के दौरान आइन की दफ़ा 186 के तहत जो कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानूनी राय के हवाले से तजवीज़ भेज सकते। अब मामला ये बड़ा अहम है कि जब आइन कहीं मुबहम हो, खामोश हो, एम्बिग्विटी हो, तो उसके लिए तो ठीक है, कोर्ट के पास तशरीह के लिए जाते हैं। यहाँ पे जब आइन कहता है कि एक्सेप्ट यानी पीएम और सीएम के इलेक्शन के अलावा तमाम जो इंतखाबी जो अमल है या इंतखाबात होंगे, जिस तरह स्पीकर है, चेयरमैन सेनेट है, वो होंगे सीक्रेट बैलेट के ज़रिए। तो यहाँ पे आइन खामोश तो नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। बाकी रहेगी फरवरी और मार्च, उसके अंदर एक एम्बिग्विटी है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि मार्च के बजाय फरवरी में इलेक्शन 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक किसी दिन भी ये सोलली ये इख्तियार है होली सोली चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान का कि वो तो करवा सकता है, वो अपोजिशन की दरखास्त पे भी पजीर आई, उसको भी दे सकता है, हुकूमत की दरखास्त पर भी या खुद से भी। अब मामला है सीक्रेट बैलेट का। मेरा मैं आपको एक और बता देता हूँ, मेरी जो दानिश्त में जो मुख्तलिफ जो आइनी माहिरीन से मेरी बात हुई है, कोई रिटायर्ड जस्टिस साहबान से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि चूंकि ये मामला खालिस्तन है आइन में अमेंडमेंट के वाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ये जो उनकी जानिब से मुझे कहा गया वो यही कहेगी कि ये जो है इसके हवाले से चूंकि आइन में जो चीज एक क्लैरिटी है ऑलरेडी, और उसके हवाले से अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो लेजिस्लेशन के जरिए करें। सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कहेगी। इलेक्शन कमीशन और जो लेजिस्लेशन के ऊपर मामला और इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने से मामला हल नहीं होगा, ये आपको आईनी तरमीम इसके लिए चाहिए होगी। अब इलेक्शन एक्ट के जरिए भी हो सकती नहीं, दो चीजें इसमें फिर आ जाएगा। आइन जहां आइन है इलेक्शन एक्ट वाला भी मामला हो सकता है, ये नहीं और आइन के अंदर नहीं हो सकता कि आइन में लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा और आप रूल्स में चेंज कर दें, आवाम आ जाए, क्लैश आ नहीं जा सकते क्योंकि सुपीरियर तो आइन है, आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। रेफरेंस ये है कि क्या आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 122(6) में तरमीम करने पर अदालत के हम ये कर सकते हैं, इलेक्शन में तरमीम करके हम जनाब ये शो ऑफ हैंड से करवा दें इलेक्शन, तो ये लगता है कि मुश्किल होगा। बहरहाल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्या राय आती है। बाहर लग रहा है कि ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मामला नहीं, ये आइनी तरमीम ही होगी और फिर उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों जगहों से, कौमी असम्बली से भी जहां हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है और सेनेट में तो मेजोरिटी ही नहीं है। तो बहरहाल बाबर डॉक्टर साहब, ये सवाल तो चले आइनी और कानूनी हो गया, हुकूमत को मसला इतना बड़ा क्यों है आखिर के जी शो ऑफ हैंड से ही हो और ये फरवरी में ही हो, इसके लिए हुकूमत इतना ज़्यादा क्यों आगे जाना चाह रही है कि ये सारा मामला छेड़ा अभी वापस जाएगा तो एक प्रॉब्लम तो यकीनन होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है नहीं, तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी, फिर भी एक उन्होंने कोशिश कर डाली है। देखिए साहब हुकूमत से इससे तो एक नेगेटिव इंप्रेशन ये फैल रहा है कि शायद अपोजिशन के वोट तो कम हो ना हो, लेकिन हुकूमत के वोट जो है वो कम हो सकते हैं। इसी वजह से हुकूमत खौफ में या डरी हुई है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। सर उनको हाथ लगे हुए हैं ना, याद है खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, MPs उनके वोट कहीं और कर गए जी। तो इस दफ़ा भी इनको यही डर है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है, पैसे वाले कैंडिडेट्स को वो टिकट दे दें और वो हुकूमत के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ख़रीद लें। तो इससे बेहतर ये था कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंसेंसस कर लेती, कंसेंसस करने के बाद हर एक को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक सीट मिल जाती। ये भी माजी में हुआ है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में कंसेंसस कर लिया,
कि जनाब जिसके जितने वोट हैं उस हिसाब से उसको सीट मिल जाए और सबको उसी हुजम से सीटें मिल जाएँ। लेकिन इस दफ़ा ना कंसेंसस वाली सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन मुझे तो लग तो ये रहा था कि शायद अपोजिशन के वोट उठेंगे, लेकिन जितनी हुकूमत डेस्परेट हुई है, जिस तरह से कोर्ट में जा रही है, वाज़े तौर पर जितने भी आइनी माहिरीन हैं वो ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सके। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पार्लियामेंट में रेफर करेगी कि पार्लियामेंट इसका फैसला करे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि शायद आइन में ये चीज़ इसलिए रखी होगी जब आइन बना कि ताकि कोई और लोग, एक तो हो गया कि जमातों के लोग हैं, इलेक्शन लड़के आए, कोई टेक्नोक्रेट्स, कोई समझ के लोग, जाहिर है ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। आपने पॉलिसीज़ बनानी है, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, इकोनॉमी की है, हर जगह पर आपको लोग चाहिए होते हैं, तो सेनेट में ऐसे लोग भी आ सकें और कोई जिन लोगों को, लेकिन यहाँ तो हाईजैक हो गया, पैसा सारा आ गया। अब जो मतलब फजलुर रहमान साहब के अपने लोग सही कह रहे हैं कि पैसा चलता है सेनेट में, हमेशा चलता है। जरदारी साहब कहते रहे कि हमने पिछला इलेक्शन जो है वो हमने हराया। उसामा साहब, इमरान खान साहब यही चाह रहे हैं कि ये जो छांगा मांगा की पॉलिटिक्स है, जो हार्स ट्रेडिंग की पॉलिटिक्स है, वो खत्म हो, ट्रांसपेरेंसी आए, शफाफियत हो और लोगों की ज़मीर फरोशी जो होती है, सौदेबाजियाँ होती हैं, वो पैसा रेल पेल वो ना हो। अच्छा, मैं आपको इसकी जो स्पिरिट है ना, इसकी जो कानून बनाने की स्पिरिट बेसिकली ये और बड़ी खूबसूरत स्पिरिट है अगर देखा जाए तो। उसमें ये है कि जाहिर बात है, एक अगर शो ऑफ हैंड के जरिए एक बंदा अपने चेयरमैन सेनेट को अगर उसका इंतखाब करता है, या स्पीकर कौमी असम्बली, क्योंकि स्पीकर होता है कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बेशक किसी पार्टी से होता है, लेकिन तसव्वुर ये किया जाता है कि वो इम्पार्शल होगा, गैर जानबदार होगा। इस तरह चेयरमैन सेनेट भी एक पार्टी का ही होता है, लेकिन वो भी ये तसव्वुर किया जाता है कि वो गैर जानबदार होगा। अब मामला ये है कि जो बंदा एक वोट शो ऑफ हैंड के जरिए ओपनली उस जो मुंतखब होने वाला है, जो फोर्थ कमिंग अगर वो इलेक्ट हो रहा है या कामयाब होता है, उसके खिलाफ वो वोट करता है, तो कल को 5 साल के टेन्योर के दौरान स्पीकर या चेयरमैन सेनेट उसको नजर में रखेंगे कि ये बंदा मेरे मुखालिफ है। लिहाजा इसलिए खूबसूरती रखी गई ताकि ये डेकोरम जो है वो बरकरार रहे, और जो चेयर है और उसके दरमियान जो मेंबर है, वोटर और चेयर के दरमियान एक जो एक इखलाकी रिश्ता है, एक खूबसूरती का, वो बरकरार रहे, भरम रहे, और उसको ये ना हो कल को कि उसको अंदर भी शर्मिंदगी ना हो, गिल्ट ना हो कि चूंकि मैंने तो हाथ खड़े होकर वोट इसके खिलाफ दिया था, तो अब मैं किस मुंह से इसको सवाल करूं, किस मुंह से मैं वहां पे जो क्वेश्चन करूं या करारदाद लेके आऊं। तो इसलिए एक ये रखा गया है। लेकिन जो इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी स्पिरिट ये है, ये पर्पज ये है कि अगर हाथ खड़ा करके को वोट देगा तो उसमें ये है कम से कम जो ये ब्रीफ केस वाला जो पॉलिटिक्स थी, आपको पता है जिस तरह फाटा के अंदर 10-10 5-5 करोड़ चलता था, और सेंटर बनने पहले सेंटर बनने के लिए पैसे चलते थे। आप जब मरियम साहब कह चुके हैं कि हमें शो ऑफ हैंड पर कोई मसला नहीं है, और वो खुद इल्जाम लगाते हैं जी वो जो सेनेट में हमने तरीका अदम इत्मीनान, हाँ इनको तो फायदा होना चाहिए, लोग इनके छोड़ हालांकि हाथ तो इनके साथ हुआ है। उसामा साहब, ताजा तरीन मामला तो ये है कि अपोजिशन के साथ हाथ हुआ है। शो ऑफ हैंड ना होने की वजह से अगर हाथ हुआ अपोजिशन तो वही था ना। अगर शो ऑफ हैंड का मामला होता तो अचानक बंदे ज्यादा थे और एकदम गायब कैसे हो गए? वो फिर गायब तो नहीं हो सकते थे। इमरान खान साहब तो अगर देखा जाए तो इनके फायदे की बात कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत में जब मौजूद होते हैं लोग, उनको लोग छोड़ के नहीं जाते। अपोजिशन वाले लोग हमेशा हुकूमत के साथ लाइनें मारते हैं। तो लिहाजा ये है कि इमरान खान साहब तो अपना नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए इमरान खान साहब अपना नुकसान कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो अंडर हैंड उनके साथ मुकमका किया हुआ है, डील की हुई है, उनको वोट करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब अगर ये शो ऑफ हैंड वाला ले आएंगे तो पीपल्स पार्टी या नून लीग वाले या जो आजाद मुख्तलिफ जो है वो क्या कर सकेंगे वोट उनको, पीटीआई को? तो मामला ये है कि ये तो हुकूमत की अपने खिलाफ जाती है बात। लेकिन इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कि हम ये चीज खत्म करेंगे, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये अगर आईनी तरमीम के लिए अपोजिशन से बात, अपोजिशन का कब इसमें फायदा है वो इस पर बैठ, वो तो जब कहते हैं इसको हम मानते नहीं, अभी तो ऐसे हालात ही नहीं है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि भारत का एक और चैनल जो बड़ा नामवर चैनल बनता है वो भी पकड़ा गया, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए जुर्माना भी हुआ। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला, अब पता चला। बरतानिया के इदारे ऑफ कॉम ने जुर्माना कर दिया है और भारत का चैनल है रिपब्लिक टीवी, और अर्नब गोस्वामी वहाँ के जो सहाफ़ी कहलाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ
ऐसी ज़ुबान बोली कि बरतानिया का जो इदारा जिस तरह हमारे यहाँ पैमरा है, इस तरह बरतानिया में ऑफकॉम इदारा है, उसने जुर्माना किया 20,000 पाउंड का और माफ़ी भी मांगनी पड़ी अर्नब गोस्वामी के चैनल को। और इसमें ऐसे ऐसे अल्फाज पाकिस्तानियों के लिए बोले गए कि मुझे दोहराते हुए बड़ा गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, और पाकिस्तानियों को दहशतगर्द और यानी चोर भिखारी पता नहीं क्या कुछ कहा गया, दोहराते हुए बड़ा बुरा लगता है। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं कि ये पाकिस्तानियों के खिलाफ यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही थी और बरतानिया तक का इदारा मजबूर हो गया कि ये तो पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत उभारी जा रही है, पाकिस्तानियों की जान को इस तरह खतरा हो सकता है। कहा जाता है जी पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्द पैदा होते हैं, यहाँ का हर शख्स डॉक्टर हो, साइंसदान हो, सब दहशतगर्द हैं। ये टीवी पर कहा गया, बरतानिया में चलाया गया। 750 इसी तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मीडिया हाउसेस बनाए गए, जाली, जो लोग इंतकाल कर चुके उनके नाम पर आर्टिकल्स लिखे गए। यूरोप में, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्फ्लुएंस करने के लिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए, मायूसी फैलाने के लिए कि तबाह हो रहा है, ये सारा काम होता रहा। ये पहले डिसइंफो लैब ने भी ये पकड़ा है, वो भी बरतानवी और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी तरह से पहले भी कई नेटवर्क पकड़े गए हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जो चलाए जाते थे पाकिस्तान के खिलाफ, फिर ये नाम बदल बदल कर होता है। लेकिन असद खरल साहब, ये जो कुछ पकड़ा गया भारत उसको डिनाई करता रहा कि जी वो हमारी तो है नहीं। हालांकि पूरा ग्रुप, श्रीवास्तव ग्रुप, वो सारा दिल्ली से चलता था। उससे पहले भी जो सारी वेबसाइट्स पकड़ी गई थी गालबन 1-1.5 साल पहले, वो भी भारत से चलती थी। फिर नाम बदल के उन्होंने नया काम शुरू कर दिया, अब भी कर रहे होंगे। ये तो उनका चैनल है, टेलीविजन चैनल है, जहां पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ इस कदर नफरत है। बरतानिया में एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, पूरी दुनिया में रहते हैं। ऐसे ऐसे अल्फाज बोले गए, उसके बाद अब भारत को इस पर शर्म नहीं आती और फिर आगे जाके जवाब देती है जी हमने 280 बार इस पर माफी भी मांगी है। ये इनका किरदार है। अब मामला ये है कि उसामा साहब, ये प्रोग्राम जो है वो था जो खला के अंदर जो एक मिशन भेजा गया चंद्रयान 2 जी, वो फेल हो गया, उसके हवाले से एक प्रोग्राम था और पूछता है भारत इसका उन्वान था। अब इस शो के अंदर ना तो वो टॉपिक था, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की है कि पाकिस्तानियों के हवाले से जो उनको कहा कि ये पाकिस्तान के साइंसदान, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ पे जो लीडर हैं, वो खिलाड़ी हैं, तमाम दहशतगर्द हैं, तमाम पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। और उन्होंने कहा जी हम साइंसदान जो है वो बनाते हैं और पाकिस्तान दहशतगर्द बनाता है। फिर कभी वो पाकिस्तान को भिखारी कह रहे हैं। 2 मेहमान जो है उनको बुलाया गया, लेकिन ऑफ काम जो है वो ये कहता है कि जो मेहमानों को बुलाया गया उनको अपनी बात नहीं करनी देगी, उनको बार बार टोका गया और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, कभी पाकी का कह के वो उभारा गया, एक यानी नस्ल प्रस्ताना लफ्ज़ जो है वो उसके हवाले से उभरता है। कभी बंदर, आपने कभी बंदर से मुआवजा किया, कभी गधों से मुआवजा किया, कभी पूरी कौम को आपने दहशतगर्द करार दिया। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये, और जो गोस्वामी साहब जो है माशाल्लाह, उनके हवाले से जो भारतीय सहाफ़ी हैं, वहाँ की जो तंजीमें हैं, उनका जो स्टाइल है और जिस तरीके से मोदी के हवाले से उनके ख्यालात खास आदमी है वो, और उनको जिस तरीके से और जो सहाफत की उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं जी, और जिस तरीके से उनको फिर ऑफ काम ने उनका जो वहाँ पे उनके खिलाफ जो एक एक्शन लिया है और 20,000 पाउंड उनको जुर्माना भी किया। और इनसे ज़्यादा अब शर्म और डूब मरने के मकाम है कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम जो है जिसमें पाकिस्तान एक दूसरे मुल्क के खिलाफ आप नफरत में फैलाते हैं, एक पूरा एक मोटिवेटेड एजेंडा लेके चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो हम इधर नशर नहीं करने देंगे, ना उसकी इजाज़त दी जाएगी। 280 बार इंग्लिश में और हिंदी में इन्होंने माफ़ी मांगी है। तो इससे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी का जो जनाजा निकला है, जो आप अंदाज़ा लगा लें, लेकिन जिस तरह उनका चैनल है और जिस तरह वो एक नामदार जो साफ़ी है कि साफ़ियाना, उसमें तो कोई इस तरह की पसंदाना उसकी सोच है, वही अल्फाज इस्तेमाल करता है और एक कौम के खिलाफ, एक मुल्क के खिलाफ, एक मज़हब के खिलाफ जिस तरीके से वो नफ़रत उभार रहा है और नफ़रत फैला रहा है, उसका आप देखें कि सब्र के पैमाने। अब ऑफ काम जो एक रेगुलेटर है वहाँ पे, जो रेडियो और टीवी को वहाँ पे रेगुलेट करता है, उसके भी सब्र के पैमाने लबरेज हो गए और उन्होंने जिस तरीके से इनको अब शॉर्टअप कॉल दी है, तो मेरा ख्याल है उसको तो शर्म कह रहे हैं, लेकिन शर्म फिर भी उनको नहीं आएगी। नहीं शर्म वो अपने रखते से बाज नहीं आएंगे। और अंदाजा लगाएं कि जी अब बरतानिया में इस तरह का प्रोग्राम नशर नहीं होगा। ये नहीं कि ऐसे प्रोग्राम नहीं होंगे। बाबर डोगर साहब, देखिए आप सीनियर सहाफ़ी हैं, कोई वो कहते हैं कोई शर्म होती, कोई हया, यानी आपका दुश्मन अगर बेहिस हो, उसमें गैरत ना हो, बुज़दिल भी हो, मक्कार, अय्यारी, यानी पकड़े भी जाएं और आगे से देखिए कि
बहाने बना रहे हैं कि जी हमारी तो ये वेबसाइट से नहीं है, ये तो पता नहीं क्या, ये तो ऐसे इल्ज़ाम है। हमने यानी एक एक चीज़ पता लग रही है कि किस तरह इंडिया को, मोदी को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है और कोई काम नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना है, इसको दिखाया जाए यहाँ तो दहशतगर्दी बढ़ी है, यहाँ तो हर चीज़ गलत हो रही है। वो पकड़े गए हैं और उसके बाद एडमिट भी नहीं करते। और ये तो अब चैनल चल चुका, ये इससे तो आप भाग ही नहीं सकते, जुर्माना भी हो गया, एक एक चीज़ हो गई। उसके बावजूद बेशर्मी और ढिठाई देखें, कहते हैं नहीं बरतानिया में हम नहीं चलाएंगे, वैसे यानी बाकी जगहों पर ये डालते रहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ नफरत। सामा साहब, अर्नब गोस्वामी जो है वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो बेसिकली एक प्रोपेगेंडिस्ट है जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी एविडेंसेस के वो इस तरह की बकवास करता रहता है, इस तरह की हरकतें करता रहता है। मुझे तो हैरानगी है कि उन पाकिस्तानियों पे, हमारे उन जर्नलिस्टों पे, हमारे उन एक्सपर्ट्स पे कि जो उसके प्रोग्राम में जाते हैं, मेरा ख्याल है कि हमें इसके प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। वो तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वन साइडेड प्रोपेगेंडा है, उसमें वो गालियाँ दे रहा होता है, ना कोई प्रोग्राम की एथिक्स है, ना कोई प्रोग्राम का कोई मोराल है, ना वो बोलने देता है। अब जब दिल के वो आवाज़ बंद कर देता है और 2-4 बंदे उसने रखे हुए हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे कीचड़ उछालना, पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करना कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम पे पाबंदी लगनी चाहिए और इस प्रोग्राम पे किसी पाकिस्तानी को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये कोई लॉजिक पे तो बात ही नहीं हो रही। भारत में खुद भी उनके खिलाफ केस चला कि ये जाली रेटिंग वाला मामला रिपब्लिक टीवी का, फिर इस पर भी मुकदमा हो चुका है कि इसने किस तरह से लोगों, गरीब बंदों से काम करवाया और वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए, वो लोग जिसे स्टूडियो बनवाए, सब वो केसेस पे चलते रहे। लेकिन चूंकि ये बीजेपी का, RSS का एजेंडा लेकर चलता है, तो फिर वहाँ भी आपको पता है जिस तरह अदालतें वहाँ की हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने भी छोड़ दिया। आज तक तो आपने देखा है वहाँ पर जिसने भी मुसलमानों को कत्ल किया, किसी को भी सजा नहीं हुई। गाँव रक्षक के नाम पर कि जी गाय ज़िबा करने या गोश्त का कारोबार करने पर इल्ज़ाम ही लगा दो और मार दो। बाद में पता चला कि ऐसा था भी नहीं, गलत इल्ज़ाम लगाया था। कभी किसी पर वीडियोस मौजूद हैं और ये उन लोगों को डिफेंड करता है, उनको डिफेंड करता है, नफरत फैलाता है पाकिस्तानियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन फिर भी भारतीय सरकार, मोदी सरकार, देखिए उनके लिए ये सबसे अहम आदमी है और इसको हमेशा सपोर्ट करता है। आप देखिए उसको अदालती हुक्म पर जिस तरह बिल आकर वो पकड़ा भी गया था और उसके बाद देख ले क्या एक्शन किया हुआ, क्या उसको सजा हो गई, क्या उनको पैसे मिल गए, वो बेचारों ने खुदकुशी कर ली, सारा मामला थी। और मोदी जो है वो जिस तरह का मोदी का माइंडसेट है वही उसका माइंडसेट है और उसका एक दुम छल्ला बना हुआ है, उसका एक पपिट है, एक साफियों वाला उसमें कोई काम नहीं। एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट है ही नहीं, जर्नलिस्ट की साफियों की सफों में क्या इस तरह भारत है, यानी वो बंदा क्या इस तरह भारत एक्सपोज नहीं हो रहा? क्या जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये तो सब देखिए, एक तो है ना कि धमाके करवाने, ये सब, और फिर जनरल को बीच में पाकिस्तानियों की घुसपैठ करके मारे, दहशतगर्दी करें, वहां पे जाके आप हमले करें, यानी इस तरह का तो सारा प्रवोक कर रहा है बकायदा। ये तो और इस तरीके से मुझे बताएं, किसी के खिलाफ नफरत फैलाना, इससे तो साबित हो रहा है। देखिए पाकिस्तान का ये एनालिस्ट का काम, उसामा साहब, ये काम नहीं है। ये एंकर, ये एनालिस्ट का काम ये नहीं है, वो पाकिस्तान का हो या भारत का हो। हम यहाँ बैठ के कहें जी कि पाकिस्तानी चैनल पे बैठ के कभी हमने कभी कहा, ये सफर भी है कि हम कहें जी आप इंडिया के अंदर घुस जाए, आप जाके मार दें, लोगों को जाके कत्ल कर दें, मुसलमानों, उठो, बच्चों को उठो, मुसलमानों भारत के, आप गैरत खाओ, आप इनको हिंदुओं को मार दो, ये सिखों को मार दो। कभी ऐसे सफर भी किया है किसी नेशनल टीवी पे, कभी पाकिस्तानी चैनल पे, कभी इस तरह की किसी बंदे ने बात की हो, या वहां वो बैठ के हर शख्स ओपनली कभी किसी ने दहशतगर्द कहा हो, भड़का रहा होता है, उनके जज्बात उबार रहा होता है, उनको कहता है जी आप पाकिस्तान के जाके लोगों को हमले कर दो, उनको कत्ल कर दो, दहशतगर्दी करो, वहां पे जाके लोगों को मार दो, सारे दहशतगर्द हैं। तो ये जो बात है, ये तो बिल्कुल फिर पाकी पाकी का कहना, यानी मजाक उड़ाना, एक ऐसी बात ये कहा गया उसमें कि जो लोग, जो पाकिस्तानी बरतानिया में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनको खतरा हो सकता है इस वजह से। यही तो कहा है बरतानवी हुकूमत ने, यही कहा है कि जो इसके इस तरह के प्रोवोकिंग जो प्रोग्राम थे, जो उस प्रोग्राम की वजह से जो बरतानिया में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए खतरात में इसने पैदा कर दिए हैं, उनके लिए उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, उनको लोग उनके ऊपर बलवे कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर जुर्माना भी किया और शटअप कॉल भी दी
तो लेकिन फिर भी ये है कि वो जिस तरह कहते हैं ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती, वो अपने कामों से बाज नहीं आएगा। झूठ के पाँव जिस तरीके से जालसाजी पे पकड़ा भी गया, बेइज्जत भी हुआ, और वहां का सोशल डिस्टेंस करे, जी मुझे पीछे हट जाए, वहां भी ड्रामा करने से बाज नहीं आया। जब रेड हुआ था उस वक्त भी इसने ड्रामा किया, उस वक्त भी इसने अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसको पकड़ के सिर्फ एक शख्स नहीं है, ये पूरी एक सोच है भारत में जिसको पूरा बनाया गया, उसके लिए फंडिंग की गई है। और ये सारा प्रोपेगेंडा कनाडा हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, वो डोगर साहब ने जो कहा साफी जी बेसिकली वो प्रोपेगेंडिस्ट है, वो सही बात है, एक लॉबिस्ट है, एक वो एक उसका एक दुम छल्ला है, पिट्ठू है मोदी का, जो वो कहता है उसको केसर चला रहता है वही। ठीक है, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।